आज दिनांक 22 अप्रैल 2021 को मैं डॉक्टर मनोज राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हृदय हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को तृतीय पत्र के अंतर्गत आने वाले बीती विभावरी जागरी शीर्षक की विशेषता को बताने जा रहा हूँ। चूँकि यह कविता छायावादी कविता है, इसलिए छायावादी तत्वों से यह आपूरित कविता है। मैं विद्यार्थियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि छायावाद में सबसे बड़ी विशेषता थी प्रकृति का मानवीकरण। यानी हमारे बीच जो प्रकृति है उसमें भी मानवीय तत्व, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय अनुभूतियाँ वर्तमान हैं। और इसका उल्लेख छायावाद के चारों प्रमुख कवियों ने किया, पंत, प्रसाद और निराला वर्मा। पंत, प्रसाद, निराला वर्मा चारों ने इसका प्रयोग किया है। विशेषतः जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये दो ऐसे कवि और कवयित्री रहे जिन्होंने उस काल से प्रगति काल में आकर के नवीन रचनाएं नवीन ढंग से प्रस्तुत नहीं की, जबकि निराला और पंत जो छायावाद के संस्थापक कवियों में से थे, बाद में प्रगतिवादी हो गए और छायावाद की उन्होंने कई रचनाओं में आलोचना भी, छायावादी तत्वों से इतर होकर के उन्होंने काव्य रचना की और उसे ही श्रेष्ठ समझा। तो जयशंकर प्रसाद की एक कविता है बीती विभावरी जागरी। चूँकि प्रसाद जी के काव्य में कहीं कहीं गेयता भी है, सख्य भाव के अनुकूल यह कविता रची गई है। यह पूर्णतः प्राकृतिक कविता है। जिस ढंग से पंडित सरोज कुमार त्रिपाठी निराला जी ने जिस प्रकार से जूही की कविता में अपनी विशेषता बताई है, प्रकृति का मानवीकरण किया है, और आद्योपांत उस कविता में प्रकृति का मानवीकरण है। जैसे विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरई सेन स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली। विराम बाद में आता है, कई चरणों की कथा के बाद आता है। उसी प्रकार से बीती विभावरी जागरी में है। पहले क्रिया का प्रयोग, बीत गई विभावरी। विभावरी सामान्य रात नहीं है। जिस रात में तारे अधिक चमक के साथ दिखाई पड़ते हैं, अर्थात निरभ्र कृष्ण पक्ष की रात्रि में तारे अधिक दिखाई पड़ते हैं, तो वही निरभ्र आकाश में जब तारे दिखाई पड़ रहे हैं, उसी रात का वर्णन कवि करता है। एक सखी दूसरी सखी को सवेरे जाकर के जगाती है, और यह जो जगाने की प्रक्रिया है
वह प्रकृति के क्षेत्र में घटित होती है, यह घर की घटना नहीं है। तो बीती विभावरी जागरी, अरे रात बीत गई तुम जग जाओ, एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाती हुई कह रही है। तो जगाने के लिए सबसे है कि मनुष्य में प्रतिस्पर्धा की भावना है। यदि दूसरा जग गया है तो हमें भी जगना चाहिए, दूसरा पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो इस कविता में वही भावना है। बीती विभावरी, रात बीत गई जागरी, अरी जग जाओ। सख्य भाव में रे प्रेम का सूचक माना जाता है, क्रोध का वर्धक या सूचक नहीं माना जाता। बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई जग जाओ। और तब वह सखी अपनी सोई हुई सखी को कह रही है, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखो आकाश रूपी पनघट में, अंबर यानी आकाश, कहीं कहीं वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर आकाश, अंबर आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा नामक चतुर स्त्री डुबा रही है। आकाश क्या है? तो एक पनघट है। तारे क्या है? तो उसमें डूबने वाले घड़े हैं। तो घड़ा डुबाने वाली कौन है? तो उषा। उषा नामक चतुर स्त्री तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है, यानी डुबाने की क्रिया जारी है। कई तारे डूब गए हैं, कई घड़े डूब गए हैं, तारा रूपी घड़े कई डूब गए हैं, जिसे उषा नामक चतुर स्त्री ने डुबाना आरंभ किया है। क्योंकि रात बीत जाने के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, तो ब्रह्म मुहूर्त के उत्तरार्ध में हमारी बेटियां, हमारी बहनें कुएं से जल लेने के लिए पहुंचती हैं। तो तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में उषा नामक चतुर स्त्री डुबाने जा रही है। जो ही उषः काल आता है, उषः काल है सूर्योदय के पहले, जो आकाश में हल्की नीलिमा की जगह पर हल्का गैरिक रंग आता है, वह उषः काल है, उषा काल है। तो उस उषा काल में चूंकि तारे धीरे धीरे करके डूब जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, उसी दृश्य का वर्णन यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी के समक्ष कर रही है। नागरी, ताराघट उषा नागरी। नागरी का जो रूप है वह स्त्रीवाची है। नागर से बना है नागरी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, वहाँ भी राधा नागरी है, यानी चतुर स्त्री हैं। चूंकि कृष्ण को नटनागर माना गया, नृत्य करने में जो चतुर थे वे नटनागर कृष्ण, और राधा नागरी उनकी चतुर प्रेमिका। यहाँ उषा नाम की जो नायिका है वह क्या कर रही है कि वह तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है। अर्थात उषा काल के आगमन के कारण आकाश के जो तारे हैं क्रमशः विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए तुम जग जाओ।
मैंने कहा कि ये कविता प्रारंभ से लेकर के अंत तक मानवीकरण, प्रकृति के मानवीकरण की कविता है। यहाँ प्रकृति को मानवीय रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो सांग रूपक के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। खग कुल 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 सा बोल रहा, यहाँ पर खग कुल और कुल कुल दोनों में अंतर है। खग कुल यानी पक्षियों का समूह। खग का संधि विच्छेद होता है ख जोड़ गो, ख जोड़ ग। ख यानी आकाश, ग यानी जाना। ग शब्द बना है गम धातु से, जो आकाश में जाए उसे खग कहते हैं, अर्थात पक्षी। इसी कारण गरुड़ को खगेश भी कहा गया है, खगराज कहा गया है, खगराई कहा गया है। तो खग कुल यानी पक्षियों का समूह, कुल का अर्थ होगा वंश। कुल कुल सा बोल रहा, कुल कुल की आवाज़, धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहा है पक्षी समूह। किस लय का अंचल डोल रहा, और जो छोटे छोटे वृक्ष के या बड़े बड़े वृक्ष के नवीन नवीन पत्ते हैं, जो पतझड़ के बाद नए उगे हैं, वे हिल रहे हैं। अर्थात किशलय का, पौधे का जो आंचल है, नवीन पत्तों का किनारा, वह डोल रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। किशलय कहते हैं नवीन पत्तों, प्राचीन पत्तों को पत्र ही कहा जाएगा, पत्ता कहा जाएगा, किशलय नहीं कहा जाएगा। नो तल किसलय अनिल समाना, देह अगिन जन करसी निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में माता सीता के मुख से आग्रह करवाया है अशोक वृक्ष से, नूतन किशलय, तुम्हारे जो नए नए पत्ते हैं वे आग के समान हैं, उस आग को तुम दान कर दो, अस्वीकार मत करना। तो यहाँ खग कुल कुल सा बोल रहा है, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, यानी अब वह सखी कहती कि देखो यह लतिका भी क्या कर ली है। तो नवल यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, यानी मधु से आपूरित नई गगरी को लेकर के आ गई है। लतिका किसी स्त्री का भी नाम हो सकता है, लेकिन मूल रूप से यहाँ पर लतिका लता का वाचक है। यानी देखो यह लता क्या कर बैठी, यह भी फूलों के माध्यम से मधु से भरी हुई नई रस की गगरी को लेकर के आ गई है। जैसे तारा घट उषा नागरी तारा रूपी घड़ों को डुबा रही है, तो घट और गगरी दोनों में अंतर है। हमारे विद्यार्थी ध्यान दें, यदि पुरुषवाची शब्द है तो उसका आकार बड़ा होगा, स्त्रीवाची शब्द है तो उसका आकार छोटा होगा। यदि दोनों पर्यायवाची हैं तो, जैसे गगरा पुल्लिंग शब्द है, यानी बड़ा आकार जिसमें 15 लीटर जल अट सके। गगरी यानी उससे छोटा जिसमें 5 लीटर जल अट सके। उसी ढंग से
लठ, लाठी और लुटिया, लुटिका, लकुटी। लठ यानी लठ पुल्लिंग शब्द है, यानी बहुत बड़ा लठ या बड़ी लाठी। लाठी यानी उससे लठ से छोटा, पतला। और लकुटी का अर्थ होता है अत्यंत पतला और छोटा। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी सोटी। 3 शब्द का प्रयोग किया है महात्मा सूरदास ने। यह ले अपनी लकुटी यानी लकुटी शब्द का प्रयोग हुआ। यह ले अपनी सोटी, सोटी शब्द का प्रयोग हुआ। तेरी कौन चराए गैया खाकर बासी रोटी, यानी लकुटी और सोटी दोनों शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ भी लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल मधु से युक्त मुकुलित, नवल रस गागरी नए रस की गगरी को भर करके लाई है, तुम्हें भी अब जग जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और मानवीकरण करते हुए कवि ने इस भाव को प्रस्तुत किया है। अब अंतिम चरण में अधरों में राग अमंद पिए, हमारे साहित्य में अधर और ओष्ठ को अलग अलग स्थानों पर बताया गया है। अधर और ओष्ठ में अंतर माना गया। ओष्ठ यानी ऊपर वाला भाग, अधर यानी नीचे वाला भाग। यह अधर और ओष्ठ में अंतर है, इसलिए अधरोष्ठ शब्द का प्रयोग होता है। अधर और ओठ। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोत। ओठ भी है और अधर भी है, लेकिन कहीं कहीं जब बहुवचन आ जाता है तब वह दोनों का वाचक हो जाता है। अधरों में राग अमंद पिए, अधरों का अर्थ होगा अधर और होठ दोनों, यानी तुमने अपने अधर में अमंद राग पी लिया है। अमंद यानी वह राग जो कभी मंद नहीं हो। अलकों में मलयज बंद किए। अलक, अलक कहा जाता है काले और घुंघराले केश को। चंद्रगुप्त नाटक जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है, उसमें एक आर्य पताका को लेकर के सिंध प्रदेश में क्रांति की आग फैलाने वाली नायिका अलका है, जिसका भाई देशद्रोही आंभिक है। और वही अलका हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती का गीत गाती है। तो अधरों में राग अमंद पिए, ऐसा लगता है तुमने अपने अधरों में अमंद राग पिया है, ऐसा पिया है कि जो कभी मलिन नहीं हो रहा, यानी उसके अधर प्राकृतिक ढंग से लाल हैं उस सखी के, और प्राकृतिक ढंग से जो अधर लाल हैं वे कभी मंद हो ही नहीं सकते। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अलक यानी काले घुंघराले बालों में तुमने मलयानिल को बांध दिया है। मलयज यानी मलय में जो जन्म ले, मलय पर्वत से जो जन्म ले, अर्थात मलयानिल या मलय पवन।
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलय बंद किए, तू अब तक सोई है आली। प्रश्न है कि अब तक तू सोई हुई है रे आली। आली यानी सखी, आंखों में भरे बिहागरी। ऐसा लगता है कि तुमने आंखों में बिहाग रख लिया है, बिहाग को भर दिया है। बिहाग ऐसा राग है जो आधी रात को गाया जाता है। हमारे यहाँ जो संगीत शास्त्र बना, वह संगीत शास्त्र स्थान और समय पर आधारित था। जैसे भैरवी गाना है तो भैरवी दोपहर में नहीं, शाम को नहीं, रात में नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में गाया जाता है। उसी ढंग से विहाग शाम को नहीं, भोर में नहीं, वह आधी रात को गाया जाता है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अधर और ओष्ठ में अमंद राग पीने वाली, अपने काले घुंघराल केशों में मलयानिल को बांधने वाली, ऐ सखी तू अब तक सोई हुई है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, दबाव है, यानी अब तक तुमको जग जाना चाहिए था, क्योंकि उषा तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा चुकी है। दूसरी लतिका नाम की सखी ने मधु से मुकुलित नवल रस गगरी को लेकर के उपस्थिति दर्ज कर दी है, और तू अब तक सोई हुई है, आंखों में भरी बिहागरी। तो जो ऊपर टेक है, बीती विभावरी जागरी, तो जागरी जिस ढंग से ऊपर है उसी ढंग से अंत में है, आंखों में भरे बिहागरी। जागरी और बिहागरी में मात्राई समतुल्यता है, तुक का मेल है। यह छायावादी कविता है, लेकिन अतुकांत नहीं है। यहाँ तुक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि यह कविता गेय है। इस कविता में अगेयता नहीं है। स्वर के आरोह और अवरोह दोनों से युक्त कविता पूर्णतः प्राकृतिक है। यहाँ एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाती है। जगाने में भी स्नेह का प्रयोग हुआ है। वह हाथों को पकड़ करके या गर्दन को पकड़ करके या शरीर झकझोर करके नहीं जगाती है। जैसा मैंने बताया, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो जूही की कली कविता लिखी है, उस कविता में भी मलयानिल ब्रह्म मुहूर्त में ही आता है, और जूही की कली को पकड़ करके उसके गालों को मसल देता है, लाल कर देता है, उसकी कमर को पकड़ करके हिला देता है। वह अलसाई हुई बाद में उससे लिपट जाती है। लेकिन महाकवि जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर उस नायिका को वाचिक ढंग से ही जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि दोनों नर और मादा नहीं, प्रेमी और प्रेमिका नहीं, दोनों एक दूसरे की सखियां ही है।
और एक सखी दूसरी सखी को जगाने के क्रम में अपने स्नेहिल शब्दों का प्रयोग करती है। इस कविता की भाषा पूर्णतः प्रसाद गुण संपन्न है, कोमलता है इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग हुआ है और रे संबोधन के माध्यम से, तुकांत के माध्यम से स्वर का आरोह अवरोह ही नहीं हुआ है, तुक का मेल भी कराया गया है। और ऐसा लगता है कि दोनों सखियों में बहिनाफा का संबंध है, यानी एक सखी दूसरी सखी को जगाती हुई कई प्रसंगों का उल्लेख करती है। पहला उल्लेख कि देखो तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में उषा नाम की चतुर सखी ने डुबाया है। दूसरा, पक्षी का समूह खग कुल सा बोल रहा, जग गया है और कलरव कर रहा है। तीसरा, किस लय का अंचल डोल रहा, यानी जो हवा है मंद मंद बह रही है, नए नए पत्तों के किनारे हिल रहे हैं। यही नहीं, लतिका भी जग गई है, नई रस की गगरी को लेकर के आई है। और तुम ऐ सखी अब तक सोई हुई है, क्यों? इसलिए अधरों में राग अमंद पिए, तुमने अपने होठों में अमंद राग को मिलाया है, अर्थात तुमने नशा पान किया है। होठ का रंग भी लाल और मदिरा का रंग भी लाल। सबसे बड़ी बात युवावस्था भी मदिरा की नशा वाली अवस्था है और जिसमें नींद अधिक आती है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अधर, चूँकि अधर यहाँ पर बहुवचन में आया है इसलिए वह ओष्ठ और अधर दोनों का वाचक हो गया। अधरों में राग अमंद पिए, अमंद राग तुमने अपने अधरों में पिया है, यानी ऐसा राग जो कभी मलिन नहीं हो, मंद नहीं हो। अलकों में मलयज बंद किए, काले घुंघराले बालों में तुमने मलयानिल को बांधा है। मलयानिल की विशेषता है उसमें 3 तत्व होते हैं, शीतल, मंद और सुगंध। मलयानिल की पहली विशेषता कि वह शीतल रहता है, दूसरी विशेषता वह मंद मंद बहता है और तीसरी विशेषता कि वह सुगंध से युक्त हो रहता है। यानी तुमने अपने काले घुंघराले बालों में मलयानिल को बांध दिया है और मलयानिल को माना जाता है कि मलय पर्वत जिस पर चंदन के वृक्ष हैं वहाँ से हवा आती है, इस कारण उसमें शीतलता ज़्यादा रहती है। तो अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई हुई है, यानी अब तक तुझे सोना नहीं चाहिए था, उषा के समान जाग जाना चाहिए था।
लतिका के समान जाग जाना चाहिए था, पक्षियों के बच्चों के समान जाग जाना चाहिए था, किशलय के पत्तों के समान जाग जाना चाहिए था, लेकिन तू अब तक सोई हुई है। यह आश्चर्यजनक है, यह उचित नहीं है। आंखों में भरे बिहागरी, अरे तू आंखों में बिहाग मान करके चल रही है, यानी आधी रात समझ रही है, जबकि यह ब्रह्म मुहूर्त है, मलयानिल का काल है, दक्षिण पवन का काल है। इसको विद्यापति ने मलयानिल को दक्षिण पवन कहा है। नीर समीरे सरिता तीरे, दक्षिण पवन बहु धीरे, धीर समीरे सरिता तीरे, दक्षिण पवन बहु धीरे। तो दक्षिण पवन यानी वही दक्षिण पवन। तो दक्षिण पवन का अर्थ होता है मलयानिल। दक्षिण पवन बहु धीरे, बहु धीरे धीरे बध रहा है। यहाँ भी अधरोग में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली। मलयज, मलयज ही है तो मलयानिल। मलयज यानी मलय से जो जन्म ले, यानी मलय पर्वत पर जन्म लेने वाला पवन या अनिल। चूंकि पवन और अनिल दोनों पुल्लिंग है, हवा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर मलयज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऊपर के जो कविता का प्रारंभिक अंश है, बीती विभावरी जागरी, भावरी विभावरी में भी र दीर्घ का प्रयोग है अंत में, वही जागरी में भी री का प्रयोग है। लेकिन यहाँ अंत में कविता में तद अनुकूल ही कवि ने प्रयोग किया है कि तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, यानी आँखों में तुमने बिहाग ही भर लिया है। बिहाग की जगह तुम्हें भैरवी राग भरना चाहिए था, लेकिन तुमने बिहाग भर लिया है, यानी आधी रात समझ लिया है, जबकि यह उषा काल है। क्योंकि उषा तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबा रही है। तो सबसे बड़ी बात इस कविता में कई चरणों में प्रकृति का मानवीकरण किया है। पहली विशेषता प्रकृति का मानवीकरण, उषा का मानवीकरण, लतिका का मानवीकरण, पक्षी समूह का मानवीकरण। दूसरी बात कि स्त्री स्त्रीत्व की प्रधानता छायावादी साहित्य में एक विशेषता है। स्त्री चरित्र ज़्यादा उजागर हुआ है, महिलाओं के प्रति सहानुभूति वहाँ ज़्यादा है। यहाँ भी एक नायिका अपनी दूसरी सखी को जगाती हुई कहती है, और जो उदाहरण देती है प्रकृति में वे सभी स्त्रीवाची शब्द ही हैं। एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है तो उदाहरण देती है उषा का, उदाहरण देती है लतिका का। ये दोनों जगी हुई, तुम्हें भी जगना चाहिए। तीसरा, अलंकार में संग रूपक का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता में कई चरणों में संग रूपक है। तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी परगट में उषा नाम की चतुर स्त्री
डुबा रही है। और सबसे बड़ी बात कि संबोधन के क्रम में सखी अपनी दूसरी सखी को नागरी कहती है। नगर में जो रहे उसे नागर कहा जाता है, यानी चतुर पात्र को नागर। गांव में जो रहता है उसे गंवार कहा जाता है, अर्थात मूर्ख। यहाँ पर अपनी सखी को वह चतुर स्त्री बताती है, जिस प्रकार से बिहारी लाल ने राधा को नागरी शब्द कहा था। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। तो यहाँ पर भी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा रूपी घड़ों को उषा नामक चतुर स्त्री डुबा रही है, यानी क्रमशः डुबाने की क्रिया जारी है। कुछ तारे डूब गए हैं, कुछ तारे डूबने वाले हैं, कुछ का नंबर बाद में है। बिजली के बल्ब के समान तारों का उगना और डूबना संभव नहीं होता है। बिजली का बल्ब एक जगह दबा दिया, उजाला हो गया। तारों में ऐसी विशेषता नहीं है। तारे शाश्वत हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी के चलते छिपे हुए रहते हैं। लेकिन वही यदि कृष्ण पक्ष की रात है तो उस कृष्ण पक्ष की रात में तारे आकाश में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, और उसी तारों से भरी हुई रात को विभावरी कहा जाता है, सामान्य रात को नहीं। पूर्णिमा की रात को विभावरी नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि उसमें तारों की जो चमक होती है वो मंद होती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश रहता है। तो मधु से युक्त, मलजल से युक्त, अमंदराग से युक्त, विहाग पद से युक्त यह जो कविता है वह छायावाद की समस्त विशेषताओं से युक्त कविता है। प्रसाद जी की यह विशिष्ट कविता है जो उनकी कृति लहर में संकलित है। चूँकि स्वरों का आरोह और अवरोह, उतार चढ़ाव इसे गीतात्मकता से युक्त करता है, इस कारण इस रचना को संगीतकार और गायक चाहें तो मधुर आवाज़ में संगीतबद्ध कर सकते हैं और यह उत्कृष्ट गीत माना जाएगा। तो इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने छायावादी विशेषताओं से युक्त बनाया है। यह छायावादी युग की विशिष्ट कविता है, जिसे कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रमुख रचना लहर में संकलित किया है। मूलतः जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे, संगीत के भी मर्मज्ञ थे, सुहनी साहू के बेटे थे। बगल में बाजार में नृत्य और गीत चलता रहता था। आत्ममुखी व्यक्तित्व वाले थे जयशंकर प्रसाद, और इस कविता में उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उपयुक्त शब्दों का संयोजन किया है। यह कविता परनिष्ठित हिंदी की विशिष्ट कविता है, जिसमें गेयत्व भी है,
इसमें मधुरता भी है, अनुनासिक वर्णों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। खग कुल 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 सा बोल रहा, ये क वर्ग और ल दोनों का प्रयोग है। मधु मुकुल नवल रस गागरी, मधु मुकुल नवल, ये जो शब्द हैं वे अनुनासिक हैं। म न य अंग अड़, ये अनुनासिक शब्द हैं, वर्ण हैं जो कोमल वर्ण माने जाते हैं और इनका बाहुल्य है, अनुस्वार का बाहुल्य है। द्वित व्यंजन, कठोर व्यंजन प्रायः नहीं के बराबर हैं। इसलिए यह कविता हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट कविता है, छायावादी काल की श्रेष्ठ कविता है और जयशंकर प्रसाद की अमूल्य रचना है। धन्यवाद। अभी लॉकडाउन है, आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग शांत हो करके जो अध्यापन किया जा रहा है इसका श्रवण करें, आपको इससे विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।